Hello everyone, I am Dr. Harshita Surange, founder of Family First, which is India's first of its kind virtual multi-specialty healthcare system. Family First is created to patch up the gap between the patients and healthcare professionals in their respective geographical areas. We aim to increase the life expectancy at bare minimal cost without much alteration in your lifestyles. In an effort to achieve the same, we shall be bringing in specialists from various fields to talk upon common ailments of health and how to handle them. Our idea of this webinar is to make the general public aware about the common myths and facts about health. आइए आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में आज से पहले हमने कभी इतनी बात नहीं की और ना कभी इतनी जानकारी जानने की कोशिश की जब तक कि कोविड नहीं आया था। आज कोविड की दुनिया में इम्यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। आए दिन हम देखते हैं काढ़े, रेमेडीज, व्हाट्सएप पे भरा पड़ा हुआ है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के। बिफोर आई टेक यू टू माय पैनलिस्ट डॉक्टर्स, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज इम्यूनिटी। Immunity is a body's ability to fight the external toxins, agents, bacteria, so that it can protect our body from the effect of those organisms and bacteria. अब इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे अंदर बनी हुई होती है, which prevents us from all the incoming bacteria and viruses. पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जैसे वैक्सीनेशन से दे दी जाती है। जनरली पैसिव इम्यूनिटी कुछ दिन के लिए होती है और किसी एक एक्यूट फेज को टाइड ओवर करने के लिए होती है, या कोई वायरल इन्फेक्शन जब फैलता है तो उसको टाइड ओवर करने के लिए होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डे टू डे इन्फेक्शंस। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ कि एक्टिव इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं, let me just introduce you to our panelists, doctors on panel. We have got a homeopathic doctor, Dr. Amit Mehta, who has got his clinic in Sector 7, Dwarka. He's got 20 years of expertise in homeopathy. Then we have got Dr. Chanchal, who is again who is an Ayurvedic doctor, and she has got her clinic in Razori Garden, and again she has got 15 years of expertise in Ayurvedic treatments and medicines, and she's very renowned in treating female problems also. And last but not least is with us is Shivani. Shivani is the youngest and most energetic member of Family First, and she's a founding member and she's a dietitian, and she will be telling us all about the diets and the foods which we should be taking to increase our immunity. Thank you everyone for joining me on this panel discussion for how to boost immunity. So, सबसे पहले my first question goes to Dr. Mehta. Dr. Mehta. जी नमस्कार. नमस्कार Dr. Mehta. How can homeopathy medicine help in boosting immunity? होम्योपैथिक मेडिसिन जो अपना काम करती हैं वो हमारा माइंड से करती हैं, हमारी बॉडी के कैरिकुलम से करती हैं। और जहां तक तो इम्यूनिटी का बूस्ट का सवाल है, देयर आर वेरी सर्टेन मेडिसिन व्हिच कैन एनहांस आवर इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म। और सबसे बड़ी बात है उसमें हम उसको देखते हैं कि किस आदमी को कितनी क्या पावर में पोटेंशियल में देनी होती है, हम उस हिसाब से उसका निर्णय लेते हैं सिस्टम के। तो डॉक्टर मेहता, आजकल आर्सेनिक एल्बम, कैम्फोरा ने धूम मचा रखी है सोशल मीडिया पे। हर जना आर्सेनिक एल्बम और कैम्फोरा खाने की कोशिश कर रहा है। आप इसके बारे में क्या बताना, आर्सेनिक एल्बम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज इट यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट? It is for prevention. Okay. Basically, it is preventive medicine. It enhances our immune system. हमारे immune system को वो एक तरीके से बेजोड़ बना देता है कि जिससे कि ये जो कोविड वायरस आया है, कोरोना वायरस, ये अटैक नहीं करता है, उसका जो प्लाज्मा है इससे रिएक्ट नहीं करता है, तो ये एनहांस करता है। और ये ज्यादा आर्सेनिक को ये मेटल होता है, तो आर्सेनिक मेटल को हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही देना होता है, चाहे वो एक हफ्ते के लिए दें, 7 दिन के लिए हो, या 10 दिन के लिए हो, या 4-5 दिन के लिए हो। उससे ज्यादा आर्सेनिक को रिपीटेशन डोज में नहीं दिया जा सकता। अगर मैं डॉक्टर मेहता, अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं
तो आर्सेनिक की डोज हमको क्या देनी चाहिए? एक इज इट डिफरेंट फॉर एडल्ट एंड किड्स और इज इट सेम? नहीं, इट इज वेरी मच डिफरेंट। अगर छोटे बच्चे हैं 5 साल से या 10 साल तक के बच्चे हैं, उनकी डोसेज अलग होती है। बड़ों की एल्डरली जो टीन एज वाली अगर होती है उसमें डोज हम अलग देते हैं, बड़ों को हम अलग देते हैं। और जो एल्डरली सिटीजन होते हैं हमारे आफ्टर एज ऑफ 60, उनके लिए डोसेज हम अलग करते हैं। इसमें हमेशा हमें एक इसकी पोटेंसी को चयन करके ही और उसकी डोज को चयन करके ही दिया जाता है। और ये कितने दिन तक दी जाती है? जैसे ये आजकल जनरली मिथ ये है कि आर्सेनिक को खाते जाओ। इवन मेरे स्टाफ में भी, जितने भी स्टाफ है वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, आर्सेनिक एल्बम खरीद ली है और वो खाते ही जा रहे हैं। तो कितने दिन तक का नहीं नहीं नहीं, इसको ज्यादा मैंने अभी जैसे पहले बताया कि हम इसको 7 दिन या एक हफ्ता जैसे 10 दिन तक ही ले सकते हैं। इसकी फिर डोज को हम दोबारा रिपीट करते हैं ब्रेकअप करके। हम लगातार आर्सेनिक को नहीं देते हैं। आर्सेनिक का एक अपना कंडीशन होता है बॉडी के हिसाब से कि वो किसको कितनी मात्रा में हमें देना चाहिए, इधर इन 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और 1 पोटेंसी। उसकी डोज का हमें देखना पड़ता है। वी हैव टू चेक आउट द डोसेज एंड इट आल्सो वेरीज विद द एज ऑफ द पेशेंट। Yes, certainly it varies from the age of the patient. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर मेहता, क्योंकि जनरली लोग आर्सेनिक और कैम्फर जो है खरीद रहे हैं और मतलब विदाउट एनी नॉलेज की कितनी खानी है, कब तक खानी है, और खाए जा रहे हैं। बट तो इसी तरीके से कैम्फर अगर बताए कि नहीं, मैं इस चीज में थोड़ा रुकूंगा। कैम्फर को ज्यादा हमें लेना नहीं चाहिए और आर्सेनिक के साथ कैम्फर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में टकराती हैं। तो हमें कैम्फर आर्सेनिक के साथ नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग ले रहे हैं केमिस्ट से, दुकान से जाके लेके आते हैं फार्मेसी से, और वो इकट्ठा खा रहे हैं। कैम्फर को भी ले रहे हैं, आर्सेनिक को भी ले रहे हैं। बट अवॉइड एक ही चीज करनी चाहिए, कैम्फर को नहीं लेना चाहिए। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि फिर वही सोशल मीडिया पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी रहती हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है और कैसे नहीं करना है। अब एक चीज और बताइए, ये जितनी भी दवाइयां आप बता रहे हैं, अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी है, आर दी सेफ टू बी टेकन या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है? नहीं, होम्योपैथिक इज सेफेस्ट पैथी। आप इसको डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन या सब में ले प्रेग्नेंट सकते हैं। लेडीज को सब में दे सकते हैं। सेफ साइड है, कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एंड दे आर इजी टू कंज्यूम। अच्छा, और एक चीज और ये बताइए डॉक्टर मेहता, कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया है तो क्या इन दवाइयों का कोई रोल है? हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लिंगर ऑन कर सकते हैं। बट अभी तक होम्योपैथिक में आईसीएमआर के थ्रू भी कोई ऐसी मेडिसिन अभी नहीं आई है होम्योपैथिक में which can be given to COVID patients and that can be cured. But there are certain medicine which can be given and no doubtly के patient उनसे ठीक हो जाते हैं, जो कि क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर भी रखा जाता है। अगर हम उनको साथ में होम्योपैथिक दें तो इट हैज अ प्रूवन रिजल्ट्स, आई वुड से। अच्छा, यू मीन टू से कि दे कैन enhance the healing, but कोई अभी डेफिनेट क्योर हमारे पास डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट क्योर अभी नॉट येट, डेफिनेट इज एस्टेब्लिश नॉट नहीं येट। हुआ है। यस, ओके, थैंक यू, बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अभी तक हमारे पास होम्योपैथी में भी कोई क्योर नहीं है, बट इट कैन ऑलवेज बी टेकन टू enhance and boost your immunity even if you are positive. ओके, अगर इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा है, इसका क्या होम्योपैथी में कोई तोड़ है बच्चों के लिए, बड़ों के बिल्कुल लिए? है, बिल्कुल है। इसके हमें सिम्टम्स, सिम्टोमेटिक हम इसको लेके चलते हैं। ये नहीं कि आपने कहा इन्फ्लुएंजा है, इसको बच्चे को जुकाम है तो ये कोई दवाई ले लीजिए, या अगर हम बात करें एक्नाइक ले लीजिए, या कोई भी हम बेलाडोना की या ब्राइनिया की बात करते हैं, इस तरह से नहीं है। हमें उसके फीचर्स देख के, हमें उसकी बॉडी को देख के, हमें उसके सिस्टम को देख के, उसके वेयरअबाउट्स को देख के ही उसका हम निर्णय लेते हैं कि इसको क्या दवाई देनी चाहिए। और वो बहुत कारगर होती है। अगर हम एक सिंगल मेडिसिन भी उसको दे दें तो उससे ये फ्लू की आप जो बात कर रहे हैं, जो एलर्जी की बात कर रहे हैं, ब्रोंकियल एलर्जी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू डॉक्टर मेहता। हम आपकी सारी बातों से इस कंक्लूजन पे समझ में आ रहा है कि बिना डॉक्टर की सलाह के होम्योपैथी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दे कैन ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट्स एंड दे कुड बी बिल्कुल, कोई भी प्रीटी मेडिसिन नहीं बैड। लेनी चाहिए अनटिल फिजिशियन से कंसल्ट करें। यस, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मेहता, हम आपके पास दोबारा आते हैं। थैंक पहले यू। अभी हम डॉक्टर चंचल के पास चलते हैं। डॉक्टर चंचल, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। हेलो मैम। ओके, सो डॉक्टर चंचल, मुझे एक बात बताइए, आयुर्वेदा में इट इज ऑल अबाउट वात पित्त कफ, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट वात पित्त एंड कफ, राइट? तो इसका क्या होता है? लेमैन को, एज ए लेमैन, लोगों को पता नहीं होता है वात पित्त और कफ क्या होता है। इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे?
बेसिकली एज पर आयुर्वेदा कोई भी अगर ह्यूमन है तो उसकी बॉडी जो है वो 3 दोषा से कॉम्बिनेशन से बनी है, यानी बॉडी के 3 स्थूल स्तंभ हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है पूरा बॉडी का, वो वात दोषा से हम कंपेयर कर सकते हैं अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें। सिमिलरली अगर पित्त दोषा की बात करते हैं तो जो भी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हमारी बॉडी में होते हैं या जो भी गॉल ब्लैडर से सिक्रीशंस हो रहे हैं बाइल के, ये सब सिक्रीशंस जो है वो पित्त दोषा में आते हैं। अगर इन शॉर्ट बात करें तो जो हमारी अग्नि है, यानी जो हमारे स्टमक के डाइजेस्टिव फायर है, वो पित्त दोषा से बहुत ज्यादातर कोरिलेट की जा सकती है। सिमिलरली जो कफ दोषा है वो हार्मोन्स को इंडिकेट करता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वो हार्मोन से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों दोषास जो हैं ये बॉडी के 3 स्तंभ बताए गए हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमारी बॉडी चलती है। तो अगर इन दोषास में कहीं पर भी कुछ भी इक्विलिब्रियम में कुछ डिफरेंस आता है तो बॉडी में डिजीजेस आती हैं। तो जो भी दोषा एग्रीवेट होगा या जो भी दोषा डिस्टर्ब होगा, उसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमें मिलते हैं। लाइक अगर किसी का वात एग्रीवेट होगा तो उसको पेन के, जॉइंट पेन के इश्यूज या फिर जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर किसी का पित्त बहुत एग्रीवेटेड होता है तो बॉडी में बहुत हीट फील होती है पेशेंट को, या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है, बहुत हाइपर एसिडिटी के इश्यूज रहते हैं। कफ दोषा अगर किसी का एग्रीवेट होता है तो हार्मोन डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, लाइक उनके थायराइड डिस्टर्ब रहेगा, प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब रहेगा। तो ये दोषा जो है इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स उन पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सिर्फ एक मॉडर्न कोरिलेशन को समझने के लिए कंपैरिजन है, अदरवाइज वात पित्त कफ एक बहुत वास्ट टर्म है और उसको समझने के लिए बहुत आयुर्वेदा को डीप जानना जरूरी हो जाता है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर चंचल। एक तो इन तीनों दोषा में से अगर कोरोना या कोविड होता है तो कौन सा दोष बदल जाता है? तीनों ही दोषा का तीनों वेरिएशन देखने तीनों को मिलता तीनों का है, वो तीनों का मिक्सचर। मिलता है। अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है तो उसमें वात और कफ दोषा का बहुत ज्यादा एक कॉम्बिनेशन रहता है जो डिस्टर्ब रहता है। साथ में अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो इट मीन्स कि पित्त दोषा भी जो है वो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो तीनों ये सन्निपातक व्याधि हम इसमें आयुर्वेद में कोविड को लेकर चलते हैं। तो ये ओके। जनपदोद्वंस के अंदर में जो सन्निपातक ज्वर है उसमें इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो है अगेन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे काढ़ों का एकदम जिसे कहते हैं बौछार हो रखी है कि ये काढ़ा पीना चाहिए, वो काढ़ा पीना चाहिए, ये हल्दी दूध पीना चाहिए। इसके बारे में कुछ आप बताइए, क्योंकि जितना आजकल ये देखने में आया है सारे काढ़े पी के लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। कि पता चल रहा है गैस्ट्राइटिस हो गई, गला खराब हो गया, गला जलने लगा, सांस फूलने लगी, इवन एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस भी हो रहे हैं, स्किन डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। स्किन डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। मतलब काढ़ों की वजह से लोगों को तकलीफें ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, कौन सा काढ़ा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद जो है वो कभी भी ना रेडीमेड नहीं हो सकता, इट्स अ टेलर मेड प्रोसेस। यानी कि हर एक पर्सन जिसकी बॉडी में कुछ ना कुछ दोषास की प्रिडोमिनेंस रहती है। सपोज अगर कोई बहुत लीन एंड थिन पेशेंट है तो उसमें वात का प्रिडोमिनेंस रहता है। कोई बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाला खट्टा ऐसी चीजें खाता है तो उसमें पित्त प्रिडोमिनेंस रहता है। या कोई बहुत लिथार्जी सा है, फैटी पेशेंट है जिसको हम चबी बोलते हैं, ऐसा कोई पर्सन है तो कफ प्रिडोमिनेंस रहती है। तो अगर आप अपने दोषास को अच्छे से एनालाइज किए बिना सिर्फ एक जनरलाइज फॉर्म में काढ़ा ले लेंगे कि हमें गर्म चीजें ही खानी है और वो लेने से ये कोरोना वायरस डेड हो जाएगा या ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो हमें ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हम कुछ भी ब्लाइंडली नहीं ले सकते हैं। हमें जो भी लेना है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना है, अपनी दोषा को एनालाइज करवा के अपने प्रकृति एनालिसिस के हिसाब से लेना चाहिए। स्टिल अगर हम इन जनरल लेना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीजें जरूर उसमें डालनी चाहिए जो वात को ठंडा कर सकती हैं, यानी वात को शांत कर सकती हैं। तो ऐसी मेडिसिन में अगर आप सारी उष्ण द्रव्य डाल रहे हो, लाइक आप पिपली डाल रहे हो, मरीच डाल रहे हो, सौंफ डाल रहे हो, तुलसी डाल रहे हो, तो ये सब उष्ण है, तो आपको कुछ ना कुछ। डॉक्टर चंचल, हाँ, म्यूट हो गई हैं। हाँ, I'm live now. हाँ, या हेलो, यस। हाँ, तो या आपको कुछ ना कुछ ऐसा डालना होगा काढ़े में जो त्रिदोष शमन करता है। लाइक आंवला जो है वो बहुत ठंडा होता है, गिलोय हम उसमें डाल सकते हैं जो त्रिदोष शमन करती है। मुनक्का जो है वो अच्छा पित्त को शांत करती है। तो जब हम कॉम्बिनेशन में ऐसा काढ़ा बनाएंगे, सौंफ डाल सकते हैं जो ठंडा हो सकता है, धनिया डाल सकते हैं। तो अगर हम सब चीजों को यानी तीनों दोषा को ध्यान में रखते हुए अगर काढ़ा बनाते हैं तो हमें उसके साइड इफेक्ट्स देखने के लिए कम मिलेंगे। लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि कोई भी काढ़ा अगर ले रहा है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली में 5 लोग हैं और पांचों के पांचों लोग एक ही चीज लिए जा रहे हैं।
तो हमेशा अपनी प्रकृति को देखते हुए लेंगे तो हमें कभी भी ऐसे इश्यूज नहीं आते। ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि जनरली ये देखा जा रहा है एक बड़े से पतीले में काढ़ा बनाया जाता है और सवेरे से लेकर और वो शाम तक सारे पूरे घर को वही काढ़ा पीने को मिलता रहता है, जिसकी वजह से आए दिन लोग इन सब कंप्लेंट से हमारे पास आ रहे हैं। तो बिल्कुल हर जने को काढ़ा लेने से पहले डेफिनेटली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके और फिर उसकी बॉडी के हिसाब से वो काढ़ा लेने की जरूरत है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। और इवन बच्चों के लिए काढ़ा अलग रहेगा, बड़ों के लिए अलग रहेगा, जब इट इज एज पर द बॉडी शेप, साइज, एज एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड एग्जैक्टली। इंडिविजुअल पर्सन्स ऑल्सो। तो अगर मैं एक कोई सिंपल काढ़ा बोलूं, मतलब सिंपल रेमेडी जिससे कि इम्यून बूस्ट हो जाए पूरे परिवार का इकट्ठे, जिसके साइड इफेक्ट्स भी मिनिमल हो, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? आई वुड सजेस्ट कि आप काढ़ा ना लेके च्यवनप्राश लें, बिकॉज च्यवनप्राश पूरी फैमिली ले सकती है और उसके अंदर वो त्रिदोष शमन वाले सारे हर्ब्स जले होते हैं। तो च्यवनप्राश आप गर्मियों में भी ले सकते हैं, सर्दियों में भी ले सकते हैं, और वो पूरी फैमिली में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर इंसान ले सकता है। डेट इज सेफ। अदर देन डेट अगर काढ़ा भी बनाना चाहते हैं तो आप काढ़े के कुछ इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं, लाइक अश्वगंधा, गिलोय, मुनक्का, आंवला, सोंठ, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च, पिपली, सौंफ और इलायची। अगर हम ऐसा डाल के कॉम्बिनेशन में फिर काढ़ा बनाते हैं तो इसके जो जो हाइपर एसिडिटी या फिर जो गैस्ट्राइटिस ये सब इश्यूज होने के चांसेस मिनिमल रहेंगे। ओके, तो इसका कुछ ड्यूरेशन होता है, कितनी देर पकाते हैं, कितने पानी में पकाते हैं? काढ़ा जो है वो कभी भी बनाएंगे तो आपको जितना पानी आप उसे डाल रहे हैं उसका 1/4 जब तक वो नहीं रह जाता तब तक उसे पकाया जाता है। सपोज आपने 1 गिलास पानी के अंदर ये सब कॉम्बिनेशन का पाउडर डाला है, तो वो जब तक उसको हमें बॉईल करना है टिल द टाइम वो 1/4 रिड्यूस नहीं होता, उसके बाद उसे छान के ले सकते हैं। तो ये जो पाउडर होता है, ये आप ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास मिलता है या घर पे नहीं, बनाया जाए? ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं। ये अवेलेबल होता है एंड वी कैन बाय इट, क्योंकि किस कॉम्बिनेशन में उनको डालना है ये भी एक वो होता होगा बिल्कुल। ये नहीं है कि एक एक चम्मच सब डाल दो। एज फैक्टर के हिसाब से वेरी करता है। लाइक अगर आप काली मिर्च डाल रहे हो तो आप बच्चे में सिर्फ एक पिंच डालेंगे, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप उसको 1/4 टीस्पून तक डाल सकते हैं, बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो फिर वो 1 पिंच तक ही डलेगा। तो इट मैटर्स कि कौन सी हर्ब कितना डालना है, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। थैंक यू। दिस ये मेरे ख्याल से अगर लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो उनको जो साइड इफेक्ट्स काढ़ों की वजह से हो रहे हैं वो नहीं होंगे। एंड मैं आप सारे अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ, जिसमें मेनली हमारे फैमिली फर्स्ट के व्यूअर्स हैं। आप ये सारी जो भी अपना एक चेकअप होता है वो आप डॉक्टर चंचल के पास करा सकते हैं, और अगर आप हमारे फैमिली फर्स्ट के कार्ड के मेंबर हैं तो फर्स्ट कंसल्टेशन भी आपकी हमारे डॉक्टर्स के पास फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री होगी। सो डॉक्टर चंचल, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास काफी लोग उनकी क्वेरी आएगी कि किस तरीके से इनको करना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये है गिलोय, आजकल गिलोय की गिलोय बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको देखो वो तो बाबा रामदेव के गिलोय का सेवन कर रहा है। गिलोय के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? गिलोय एक बार और भी बहुत उसमें आया था, जब प्लेटलेट्स, जब डेंगू फैला था, तो राइट। तो तब भी गिलोय का नाम बहुत उछला था कि गिलोय से प्लेटलेट बढ़ता है। आप गिलोय के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? देखिए, गिलोय जो है वो आयुर्वेद में जो है त्रिदोष शमक बताई गई है। तो जो हम दोषास की बात करें तो अगर किसी का भी कोई भी दोष विशेषित है तो गिलोय उसको बैलेंस करने की कैपेसिटी रखती है। अदर देन दैट गिलोय जो है वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इस वजह से जो ज्वाइंट पेन के हैं, यूरिक एसिड बढ़ता है, उन पेशेंट्स को भी गिलोय दिया जाता है। फीवर में गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। तो गिलोय जो भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली त्रिदोष शमक होने की वजह से कोई भी ले सकता है और उसका कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, अगर उसकी डोसेज जो है वो परफेक्ट है तो। ओके, सो गिलोय का भी ये होता है, जैसे गिलोय लिक्विड फॉर्म में आता है मार्केट में, तो कितना गिलोय पीना चाहिए, कितने चम्मच पीना चाहिए? प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हम लेने के लिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। जैसे गिलोय रस मिलता है, गिलोय आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा, आप उसको ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं। उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए, जब वो 1/4 रह जाता है तब छान के उसे ले सकते हैं। अगर मार्केट से भी ले रहे हैं तो ट्राई करें कि वो अच्छा आयुर्वेदिक ब्रांड होना चाहिए। और उसकी जो क्वांटिटी है वो बच्चे जो है वो 2 to 3 ml ले सकते हैं, जो एडल्ट हैं वो 5 to 10 ml तक ले सकते हैं 1 टाइम में, और 2 टाइम्स अ डे लिया जा सकता है।
एंड सेम जो ओल्ड एज लोग हैं वो इसको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ml तक ले सकते हैं। ओके अच्छा, और हल्दी दूध के बारे में भी बहुत है, आजकल दिन में 3-3 बार लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, उसके ऊपर कुछ? नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। 3-3 बार हल्दी दूध रिकमेंडेड नहीं है। एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ऑन क्वांटिटी ऑल्सो, कि वो आपको उसके हिसाब से जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट अगर आमा हल्दी मिलती है तो दैट इज फार बेटर देन द नॉर्मल हल्दी जो हम किचन में यूज कर रहे हैं, उसको दूध में डाल के पीएंगे। आमा हल्दी जिसे हम कच्ची हल्दी भी बोलते हैं, दैट कैन बी टेकन। अगर स्पेशली बच्चों के लिए आप उसका, वो अदरक की जैसी होती है, आप उसको बिल्कुल एक बहुत छोटा सा सर्कल सा पीस काट के उसका 1/4 अगर बच्चे के दूध में डाल के देते हैं तो वो इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट करता है, और साथ ही वो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज की वजह से प्रिवेंटिव काम भी करेगा। अदर देन डेट अगर बड़े वो हल्दी अवेलेबल नहीं है और हम नॉर्मल हल्दी ले रहे हैं तो बच्चों के दूध में 1/4 टीस्पून ही डलना चाहिए। बड़ों के दूध में वो हाफ टीस्पून अ डे इज इनफ, एंड सेम गोज टू एल्डरली पीपल, हाफ टू 1/4 टीस्पून से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। और दिन में 3 बार हल्दी लेना नहीं बताया गया है। अदर देन डेट अगर आप हल्दी का दूध पी रहे हैं तो आप उसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर जरूर डालें, क्योंकि वो जो उसके अंदर कर्क्यूमिन है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अच्छा, तो 1 पिंच काली मिर्च आप करिए दूध में डाल के भी पीनी चाहिए अगर आप हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। तो हल्दी का दूध किस समय पीना चाहिए? मॉर्निंग में पीना चाहिए, दोपहर में पीना चाहिए कि रात में? बेड टाइम मिल्क लेना बेस्ट रहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेड टाइम लीजिए। अदर देन डेट कर्क्यूमिन को आप गार्गल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी जो हम गार्गल करने के लिए पानी गर्म करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और साथ में अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून हल्दी उसमें मिक्स करके लेने से वो भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह अच्छे रिजल्ट देगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर चंचल। अच्छा, नींबू का क्या रोल है? नींबू से एक तरफ तो लोग बोलते हैं हमारा गला खराब हो जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं नींबू इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इम्यूनिटी। तो आयुर्वेदा में इसका क्या टेक है? एज पर आयुर्वेदा नींबू आप ले सकते हैं, वाटर में डिजोल्व करके लेना है। आप उसको डायरेक्टली सब्जी में डाल के या अदर किसी सैलेड में डाल के लेंगे तो वो आपका थ्रोट इरिटेट कर सकता है, बट अगर आप उसको सिंपल पानी में डाल के लेंगे तो वो इश्यूज ज्यादा नहीं क्रिएट करेगा। और नींबू गर्म पानी में ना लेके नॉर्मल पानी में ले। बहुत ठंडा पानी तो कोरोना के इस टाइम में हम सबको ही बोल रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में अगर नींबू डाल के लेते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि वो विटामिन सी ज्यादा अच्छा होता है उसमें, तो विटामिन सी की क्वांटिटी अच्छी होने से वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। ये भी एक मिथ है कि गर्म पानी में नींबू पानी पीना चाहिए? 2 मिथ है मैम। वन इज कि गर्म पानी में हनी भी नहीं लेना चाहिए, अनदर इज गर्म पानी में नींबू भी नहीं लेना चाहिए। जो भी ले रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। अच्छा, ये तो मैं भी जब वेट लॉस का भूत चढ़ता है तो गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के लेने की कोशिश सभी करते हैं कि गर्म पानी में। ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको गर्म पानी में हनी अगर आप लेते हैं तो वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करेगा और वो आपको डिजीज देगा, लॉन्ग टर्म डिजीज जो हमें काफी प्रॉब्लम कर सकती है इन फ्यूचर। तो हनी कभी भी गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ा मिथ है। अच्छा डॉक्टर चंचल, दिस इज अ बिग टाइम मिथ। मैं खुद नींबू को शहद में गर्म पानी में डाल के अक्सर लेती हूँ कि किससे चर्बी जल्दी वेट लॉस का जब भी वो चढ़ता है हनी अपने आप में लेखन करता है, तो हनी अगर आप नॉर्मल पानी में भी लेंगे तो भी वो लेखन करेगा, वो हनी की प्रॉपर्टीज हैं। और गर्म पानी आपको पीना है तो आप हनी वाटर लेने के बाद अलग से 15 मिनट के बाद गर्म पानी पी सकते हैं, बट नींबू और हनी गर्म पानी में डालकर नहीं लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए भर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम ठंडे पानी को क्यों अवॉइड करने को बोलते हैं? ठंडा पानी आपके थ्रोट इरिटेशन कर सकता है। वो आप जब भी बहुत ठंडा कुछ लेते हैं तो आपके थ्रोट में थोड़ा सा भी इरिटेशन होता है, तो जब अगर कोरोना से बाय चांस अगर आप इफेक्ट हो जाते हैं तो वो जल्दी हार्म करने के चांसेस रहते हैं, उसका वायरल लोड थ्रोट में ही काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ठंडे चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ना सिर्फ ठंडा पानी बल्कि फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, ये सिर्फ कोरोना के लिए बता रही है कि जनरली इम्यूनिटी के बूस्ट के लिए भी हमको ठंडी चीजें अवॉइड करनी है? नहीं, नाउअडेज। तो डॉक्टर चंचल का हमारे से कनेक्शन थोड़ा वो हट गया है, तब तक हम शिवानी के पास आते हैं। वेलकम शिवानी टू आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Dr. Harshita. Good to see your cheerful face and cheerful and smiling face, Shivani, in this depressive times. Okay, now tell me, Shivani,
कि इतनी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आजकल बात हो रही है कि ये खाना, विटामिन डी खाना है, विटामिन सी खाना है, कैल्शियम खाना है, क्यों खाना है ये सब? सी हर न्यूट्रिएंट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे इम्यूनिटी के लिए और इवन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए भी. बट राइट नाउ वी आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट आवर इम्यूनिटी, इसलिए हम इस टाइम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हेल्प करते हैं हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए. राइट, सो दैट इज द थिंग. अभी तो हमारे क्या क्या चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी चीजें आप तुम रिकमेंड करोगे कि विटामिन डी, विटामिन B12, क्या आप रिकमेंड करते हो? सी अभी फॉर बेसिकली बूस्टिंग इम्यूनिटी सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी की. विटामिन सी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी. और ये क्या करता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी से वो फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में और हेल्प कर सके आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. तो विटामिन सी में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी लोगों को लगता है कि हम अगर बहुत सारे वेजिटेबल्स खा रहे हैं खट्टे या फिर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमारा प्रॉपर विटामिन सी मिल जाएगा हमको. बट द थिंग इज कि विटामिन सी जो होता है वो बहुत ही ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है फर्स्ट, और वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. मतलब कि यानी कि हीट पड़ते ही विटामिन सी खत्म हो जाएगा. आपने अगर उसे पानी के साथ मतलब लाइक आप पानी पीते हो तो विटामिन सी आपकी बॉडी से फ्लश आउट होता चला जाता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय पे हम लोग एक 100 मिलीग्राम जो है 100 मिलीग्राम्स टू 500 मिलीग्राम्स रेगुलरली एज फ्रॉम अ सप्लीमेंट ले विटामिन सी को. इसके अलावा हम लोग नेचुरल सप्लीमेंट्स मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिसके थ्रू हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे कि टमेटोज, गुआवा, आंवला, ये सब चीजें अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें. इवन कैप्सिकम जो होता है यानी कि बेल पेपर्स जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो वो हम अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा लें, प्लस हम लोग एक सप्लीमेंट भी ऐड करें ताकि प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन हो और वो हमें हेल्प करे कि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो. तो शिवानी, कोई पर्टिकुलर समय होता है जब हमें विटामिन सी खाना चाहिए, विटामिन सी की गोली खानी चाहिए या आंवला खाना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि विटामिन सी जो होता है, मैंने जैसा बताया कि वो बहुत जल्दी हीट सॉल्युबल, मतलब बहुत जल्दी हीट में वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन सी, है ना. तो आपको क्या करना है, हमेशा विटामिन सी को आप पोस्ट मील्स डेफिनेटली ले सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आप विटामिन सी के साथ में अपना चाय या कॉफी या कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं लो, नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा. तो ये जो हम लोग करते हैं जनरली खाने के साथ चाय लेते हैं, तो दैट शुड बी टोटली अवॉइडेड. दैट शुड बी टोटली अवॉइडेड. एंड स्पेशली हम लोग का एक तरीका है कि ब्रेकफास्ट के साथ चाय जरूर चाहिए. जबकि हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट शुड बी अ हेल्दीएस्ट मील, राइट. तो उस टाइम पर हम सारी चीजें डाल रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, मिल्क भी ले रहे हैं, हम सब चीजें ले रहे हैं, बट वी आर टेकिंग अ कप ऑफ टी अलोंग विद इट. तो उससे क्या होता है, ना तो आपका आयरन एब्जॉर्ब होता है, ना ही आपका विटामिन सी एब्जॉर्ब होता है, और ना ही आपके बी विटामिन ढंग से एब्जॉर्ब होते हैं. बिकॉज चाय में या कॉफी में देयर आर कैफीन एंड टैनिन्स इन इट जो कि इनहिबिट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का में. Okay, so chai and coffee is a big no, but you can take milk. Yes, you can take milk, but not the tea and coffee or any caffeinated beverage like Coca-Cola or Sprite or something like that. Even Red Bull. These are all a big no to be taken with any type of food. Yes, before 2 hours and after 2 hours of meal, because that is the time when absorption happens, particularly. Okay. Thank you, Shivani. That was a really important thing. विटामिन सी के बारे में तुमने बताया. अभी विटामिन डी के बारे में भी आजकल बहुत कुछ है. आजकल चूंकि मेरा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और हमारे पास ऐसा शायद ही कोई पेशेंट होता हो या कोई ऐसा बंदा होता हो जो विटामिन डी चेक कराए, उसका विटामिन डी कम ना हो. तो विटामिन डी के लिए क्या तुम रेगुलरली क्या रिकमेंड करती हो कि विटामिन डी डाइट से और टेबलेट से कैसे करने के लिए? देखिए विटामिन डी का जो मेन है, हम इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स है हमारे सूर्य देवता, हमारा सन, राइट, जिससे कि हमें विटामिन डी मिल सकता है. बट बिकॉज हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम सारा दिन कमरे में बंद होते हैं या हम ऑफिस में होते हैं, तो हमें वो सनलाइट एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं मिलता. दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो सनलाइट है यानी कि जो विटामिन डी है जो सनलाइट में, वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आप नेकेड स्किन नहीं होगे. अगर आप कपड़े पहन के विटामिन डी के लिए जा भी रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं सुबह में, तो भी वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आप बेयर स्किन हो, तभी वो एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, आपके रिसेप्टर्स तभी वर्क करते हैं. राइट. तो शिवानी, इसमें भी शायद एक चीज ये भी ऐसा भी होता है कि विटामिन डी इज ऑब्जॉर्ब्ड ओनली बाय द अर्ली मॉर्निंग सनराइज. Yes.
अगर जैसे 10-11 बजे अगर आप निकल के विटामिन डी लेना चाहोगे तो विटामिन डी नहीं देगा, बल्कि आपको सन टैन करके छोड़ेगा। एम आई राइट? उस टाइम पे यूवी लाइट्स इंक्रीज हो जाती है, यूवी रेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है उस टाइम पे, तो आपका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है। सो इट इज ओनली द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जिसमें हमको अपने आप को विटामिन डी के लिए एक्सपोज करना चाहिए फॉर द विटामिन डी फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन वी कैन से। फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन। सो विटामिन डी का के बाद को किस समय हमें खाना चाहिए डाइट में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि विटामिन डी जो होता है वो बहुत जरूरी विटामिन है आज की डेट में, क्योंकि मोस्टली हम सब उसमें डेफिशिएंट होते हैं, नंबर 1। दूसरा, विटामिन डी जो होता है वो आप मानिए 800 पाथवेज पे वर्क करता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए विटामिन डी जो है उसके सोर्सेज हमारी डाइट में बहुत कम होते हैं, क्योंकि विटामिन डी के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो मिल्क या फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स। इसके अलावा विटामिन डी के जो मेन सोर्सेज हैं वो है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। उसके लिए भी अगर हमें विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन चाहिए तो हमें कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें तो उसके साथ या तो 1 ग्लास दूध का लें, या उसके साथ आप दही लें, या फिर आप 1 चम्मच तिल ले सकते हैं जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, या फिर आप 1 बोल जो है मखाना लीजिए जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ताकि जो विटामिन डी आप ले रहे हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा हो बॉडी में। तो दोनों चीजों को कंबाइन करके लेना चाहिए। बिल्कुल। और विटामिन डी, शिवानी आपके पीछे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। लेट मी जस्ट एक बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस है, so let me just ask a few questions to Dr. Mehta in the meantime. Dr. Mehta, एक होम्योपैथी के हिसाब से इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या है? होम्योपैथिक में इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत हैं, जैसे कि अभी एक आर्सेनिक एल्बम चल रहा है, उसमें और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि ब्राइनिया जैसे हम दे सकते हैं, हम उस पर जेलसीमियम दे सकते हैं, हम उस पर लाइकोपोडियम भी दे सकते हैं, आर्सेनिक आयोड भी दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम होम्योपैथिक के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दे सकते हैं। ओके। अच्छा शिवानी, अगर आपका वो ठीक हो गया हो नेटवर्क, तो मैं वापस आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में तुमने बताया कि विटामिन डी के साथ हमेशा कैल्शियम खाना चाहिए। अगर हम नेचुरल सोर्स से गोली खा रहे हैं तो भी हमको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिसमें मखाना इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स। उसके अलावा स्ट्रेस का इम्यूनिटी से क्या रिलेशनशिप है शिवानी? देखिए, स्ट्रेस का हमारे आजकल इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हम सबके लिए बहुत ज्यादा एक लेवल हो गया है कि स्ट्रेस है ही है किसी भी तरीके से, ठीक है। और जहाँ तक कि स्ट्रेस की बात करें, जब स्ट्रेस बॉडी में बढ़ता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। एंड दूसरी बात ये होती है कि जो आपके बीटा सेल्स होते हैं और आपके जो टी सेल्स होते हैं, जो कि जिनका मेन वर्क होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और जो भी एंटीजेंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको कम करने के लिए, तो वो चीज कम हो जाती है। स्ट्रेस इज अ मेन कॉज कि आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अभी माइंडफुली लिव, मतलब अपना लाइफस्टाइल को माइंडफुल करना शुरू कर दें। यानी कि जो भी चीजें हैं, हम अपने माइंड को स्पेशली इन द मॉर्निंग, हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को काम करना शुरू करें, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें। तो शिवानी, ये स्ट्रेस कम करने के लिए भी कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि स्ट्रेस कम करते हैं? बिल्कुल, जो भी आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं और जो आपके एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं, ये सब हेल्प करते हैं आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए बेसिकली। इसके अलावा ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि खाने से भी स्ट्रेस कम होता है। ये चीज तो नोटिस की है कि जब बहुत हैवी फूड खाओ तो मूड खराब होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, दिस आई हैव नोटिस्ड। बट ये नहीं पता था कि क्या कुछ चीजें खाने से स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। So you mean to say if we take antioxidants in good quantity, हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा? बिल्कुल। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेते हैं तो फिर वो भी हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसे स्पेशली जब हमें सुनाई देता है फैट, तो हमें सबसे पहले लगता है कि नहीं फैट्स नहीं खाना है, बट देयर आर गुड फैट्स ऑल्सो। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, वो हमें बाहर से लेना होता है, यानी कि थ्रू डाइट लेना होता है। तो वो बहुत हेल्प करता है कि वो आपका जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, यानी कि जो आपका इन्फ्लेमेशन है वो बॉडी में कम करता है और आपको हेल्प करता है कि आपका जो है कॉग्निटिव हेल्थ, यानी कि जो आपका ब्रेन हेल्थ होता है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है।
सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रेगुलरली फ्लैक्स सीड्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप जो घी होता है, इट इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ गुड फैट बेसिकली, सो आप घी रेगुलरली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। घी फ्रॉम आई से ऑर्गेनिक घी जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, नॉट द नॉर्मल घी, बिकॉज उसमें फिर हमारे को साथ में हॉर्मोन्स भी मिलते हैं अगर हम कोई भी घी यूज कर रहे हैं। सो देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद द हार्मोनल लेवल ऑल्सो। सो वो नहीं यूज करके आप ऑर्गेनिक घी यूज कीजिए। आप जितने भी सीड्स होते हैं, आप जितने भी नट्स होते हैं, स्पेशली कैश्यूज, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। तो गर्मियों के दिनों में, अभी गर्मियां आ गई हैं, तो इज इट सेफ टू इंक्लूड कैशूज एंड such things which are said to cause heat in the body? आई से कभी भी, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, आपको नट्स जो है उनको सोक करके लेना चाहिए, बिकॉज नट्स में जो होता है फाइटेट्स होते हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते न्यूट्रिएंट्स का। तो जब आप इन्हें सोक करते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी ठीक होगा, प्लस जैसा हम बोलते हैं कि वो तासीर थोड़ा बदल जाता है उसका, तो इट विल बी बेटर फॉर यू फॉर द डाइजेशन, और वो बहुत हीट नहीं क्रिएट करेगा अगर आप उसको ओवरनाइट सोक कर रहे हैं तो यू मीन टू से काजू तक को हम ओवरनाइट सोक करके खाना चाहिए हमें? एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, अच्छा डॉक्टर चंचल, यू आर बैक विद अस। एक आपके लिए 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं कि गिलोय टैबलेट्स, डॉक्टर चंचल आप हैं? यस यस, हेलो या हाँ, गिलोय टैबलेट्स का क्या रोल है? गिलोय की टैबलेट्स ही बहुत सारी आजकल बाजार में भरी पड़ी। गिलोय टैबलेट्स जो मिलती हैं वो गिलोय का एक्सट्रैक्ट है। एग्जैक्टली उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उस फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। गिलोय टैबलेट्स, अश्वगंधा टैबलेट्स, इवन दोज कैन आल्सो बी टेकन, बिकॉज अश्वगंधा के ऊपर भी आईआईटी में अच्छा स्टडीज हुआ है कि अश्वगंधा इस टाइम पर प्रिवेंटिव है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत अच्छा है। और साथ साथ जो अश्वगंधा है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है, तो उन सब वेज में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करेगा। तो अश्वगंधा गिलोय की टैबलेट्स हम ले सकते हैं अगर बाकी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं हो रही हैं तो। अच्छा, तो अश्वगंधा की भी कोई डोजेस होती है जो लेनी चाहिए? बेसिकली अश्वगंधा जो है वो बच्चों के लिए 1 to 2 grams 2 times a day बोला गया है। तो अगर आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो आप, अगर बच्चा 3 years to 5 years का है तो हाफ टैबलेट अ डे दे सकते हैं। अगर 5 to 15 years का है तो 1 टैबलेट अ डे दे सकते हैं, यानी हाफ टैबलेट 2 times a day। और अगर बड़े हैं तो 1 टैबलेट 2 times a day लिया जा सकता है। अच्छा, ये दिस कैन बी गिवन फॉर हाउ लॉन्ग? इज देयर अ ड्यूरेशन? यस, नथिंग कैन बी टेकन लाइक आप 1 साल तक खाए ही जा रहे हैं। आपको जो भी लेना है वो 3 months या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 months तक लेना है। उसके बाद आपको गैप जरूर देना चाहिए, चाहे आप गिलोय ले रहे हैं अश्वगंधा ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 months लेने के बाद 1 month और 2 months का गैप होना चाहिए। डॉक्टर चंचल, एक चीज ये बताइए कि मॉनसून में कुछ फूड्स, ये क्वेश्चन मैं तीनों पैनलिस्ट से अपने पूछना चाहूंगी। बहुत सारे मिथ्स हैं कि मॉनसून में ये खाना चाहिए और मॉनसून में ये नहीं खाना चाहिए। अब मॉनसून हमारा नेक्स्ट वीक से दिल्ली में आ जाएगा, तो अभी कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आयुर्वेदा कहता है कि हमें मॉनसून के समय पे नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो भी सीजनल फ्रूट्स हमें मिलते हैं वो सब सीजनल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि ये उष्ण है, ये शीत है, क्योंकि उसका जो वीर्य है उसके बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं होता। हम सिर्फ जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताया जाता है उसमें जो वेरिएशंस होती है उसी से चेंज होके वो हमारे पास पहुंचता है। तो बिना सोचे जो भी चीजें हमारी दादी नानी के टाइम से खाई जा रही थी वो सब हम खा सकते हैं, एंड जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो हमें जरूर खाने चाहिए। अदर देन दैट, आप अभी जो मानसून आ रहा है उसमें आंवला ले सकते हैं आप, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा जो मानसून सीजन है वो वात प्रकोप का सीजन होता है। तो उस सीजन में आपको ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हम गर्मी में ठंडी चीजें ज्यादा खाते हैं, बट मानसून सीजन में आपको ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वात का जो गुण है वो रूक्ष शीत लघु है। तो यानी कि जो भी ड्राइनेस क्रिएट करे बॉडी में, जो ठंडी हो तासीर में, ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो गुनगुना पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जो सीजनल फ्रूट्स है वो खाएंगे अच्छा रहेगा। और हल्दी का दूध जैसा हमने बताया वो लेना है तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है और इन्फ्लेमेटरी या एंड बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल और वायरल जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, फ्लू ज्यादा होता है। तो आंवले का मुरब्बा डेली हम अपनी डाइट में स्टार्ट कर सकते हैं। और नाक में ऑयल डालना यानी नस्यम जो है वो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो स्पेशली इन मानसून सीजन डेली नोज के अंदर 1-1 ड्रॉप, अगर हमारे पास काऊ घी है दैट इज द बेस्ट वन, अगर नहीं अवेलेबल है तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि बारिश, रात को 1-1 बूंद तेल डाल नेजल के सोना ड्रॉप, चाहिए। यस यस,
नेजल ड्रॉप जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं। और इस टाइम पर आयुष मिनिस्टर ने भी गाइडलाइंस डाला था कि आप डेली नोज के अंदर 2 ड्रॉप ऑयल जरूर डालें। अगर ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, तो वो हमें काफी हेल्प करता है। साथ ही बारिश के सीजन में जो बड़े लोग होते हैं उनको जॉइंट पेन के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो उससे प्रिवेंशन के लिए नहाने से पहले जॉइंट से अच्छे से अगर ऑयलेशन करते हैं और उसके बाद गुनगुने पानी से नहाते हैं तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर चंचल, बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर मेहता, होम्योपैथी के हिसाब से कोई ऐसी चीज है जो हमको मानसून में नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए? नहीं, ऐसा होम्योपैथिक जब जो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा है, उसको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीज़ों का परहेज ज़्यादा करे। जिसमें जो खुशबू वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अचार ज़्यादा हो गया या नींबू हो गया, ये चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। अदरक भी हम अवॉइड करवाते हैं, कॉफ़ी खास करके हम अवॉइड करवाते हैं। तो ये चीज़ें मानसून में हो या वैसे हों, तो जितना कम खाएं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ उतना बेहतर रहता है, क्योंकि नहीं तो उनका असर कम हो जाता है, खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, तो उसकी एफिकेसी जो है वो बहुत देर के बाद काम करती है। तो इसलिए हम ये चीज़ें अवॉइड करवाते हैं। अच्छा, आप लेकिन खट्टी चीजों में तो फिर ये नींबू आ जाता है। एक तरफ हम बोलते हैं विटामिन सी खाना चाहिए, एक तरफ नहीं, बोलते हैं नहीं, एज शिवानी सेड, विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन के बारे में भी उन्होंने बताया। विटामिन सी हम सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं। डायरेक्टली विटामिन सी अगर हम नींबू की बात करते हैं, लेमन की बात करते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेबल विद होम्योपैथिक मेडिसिन। It has some contradictions with the homeopathic medicine, so these SAR items should be avoided with homeopathic medicine. दही हो गया, फ्रेश दही अगर हम कहते हैं तो हम ले सकते हैं, बट बाजार वाला दही या पुराना जो एक दिन पुराना दही है उसको ना खाएं तो बेहतर रहता है। घर का ताजा जमा हुआ दही खाना चाहिए, वो खा सकते हैं, लेकिन वो 1 घंटे जो अगर जमाया 1 घंटे के अंदर अंदर हम ले लें तो वो बेहतर है। रात दिन वो सारा दिन का पड़ा हुआ रिकमेंड हम नहीं। शिवानी, हम आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछना रह गया है कि कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट को जो हम यूज करते हैं, डाइट में हम लेते हैं, तो वो किस समय पे लेनी चाहिए? कैल्शियम और आयरन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि कैल्शियम और आयरन कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, है ना, बिकॉज क्या होता है कि कैल्शियम और आयरन दोनों ही इट्स लाइक 1:1 टाइप ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो अगर आप दोनों साथ में लेंगे तो कभी भी दोनों का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। रादर आयरन का फिर भी हो जाएगा बट कैल्शियम का उतने अच्छे से नहीं होगा। सो इट इज ऑलवेज सेड कि अगर आप आयरन ले रहे हैं तो आयरन के साथ हमेशा विटामिन सी लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कि आपका आयरन ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब हो और जिस वजह से आप ले रहे हैं वो चीज आपका प्रॉपरली हो पाए। तो इसके लिए जब भी आपको लेना है आयरन, आप हमेशा विटामिन सी के साथ लीजिए। आप उसको इवनिंग में भी ले सकते हैं, लाइक पोस्ट मील्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम विद द कैल्शियम, जैसा मैंने बोला कैल्शियम को आपको पोस्ट मील्स ही लेना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप आयरन के साथ नहीं लीजिए। आप विटामिन बी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो आप उसके साथ ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आयरन और कैल्शियम कभी भी साथ में नहीं लेना है। तो कैल्शियम और विटामिन सी का कुछ वो रहता है कॉम्बिनेशन, सेफ होता है नहीं सेफ, कोई वो नहीं है? इट्स नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। Calcium and vitamin C can be taken together, and calcium should always be supplemented with vitamin D also. Yeah, that can be. Vitamin D should be always supplemented with calcium. Yes, for that vitamin D better should be- absorption. yes, vitamin D should be supplemented with calcium. I think we have covered almost all the questions, and one question which is for Dr. Chanchal again is, Dr. Chanchal, ये जो आपने हमको कोई बच्चों के लिए, अच्छा आपने आयुर्वेदा के वो बताया था च्यवनप्राश, डॉक्टर इसकी च्यवनप्राश हमको हर रोज खाना चाहिए, तो आप कुछ स्पेशल च्यवनप्राश रिकमेंड करती हैं कि कोई भी च्यवनप्राश खा सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या च्यवनप्राश भी आप लेते हैं तो आप ऑथेंटिक सर्च करें तो ज्यादा अच्छा है। तो जो भी केरला कंपनीज हैं लाइक कोटकल है, एवीटी है, आई एम नॉट promoting any brand but I'm giving some names only because कि उनका जो मेडिसिन है वो बहुत ऑथेंटिक है। बिकॉज च्यवनप्राश जो है उसमें 51% जो कंटेंट है वो आंवला है, तो अगर आंवला है तो वो आंवला उसके अंदर होना चाहिए ताकि जो बच्चे भी ले रहे हैं या बुजुर्ग भी ले रहे हैं किसी को उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अदरवाइज वो जो मिथ इतने सालों से चलता आ रहा है कि च्यवनप्राश सिर्फ सर्दियों में खाएं और गर्मियों में ना खाएं, फिर वो वैसे इफेक्ट्स हमें मिलते हैं तो हम उसी मिथ को फॉलो करने लगते हैं। तो अगर हम ऑथेंटिक च्यवनप्राश लेंगे जो अच्छा है, जो ब्रांडेड है, तो हमें ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी साउथ इंडियन कंपनीज के च्यवनप्राश हैं दे आर वेरी गुड, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो वो च्यवनप्राश
डोजेस में बताएंगे आप कुछ कि बच्चों के लिए कितना देना चाहिए, कितने बड़े बच्चों को दे सकते हैं? आप च्यवनप्राश 1 साल के बच्चे से लेकर और 70 to 80 इयर्स तक का कोई भी पर्सन ले सकता है। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो वो जस्ट एक फिंगर डिप करके उसे भी अगर लेंगे तो दैट इज इनफ फॉर अ चाइल्ड, अगर वो 5 इयर्स से बिलो है। अदरवाइज 1/4 टीस्पून अ डे for up to 5 years old child, and from above 5 years to 16 years it is like 1 teaspoon a day, and from 16 years to up to 70 years it goes to 2 teaspoons a day. Thank you, Dr. Chanchal. That was really useful and informative. And I would like to thank you all, Shivani, Dr. Mehta, and Dr. Chanchal, for coming over to this platform. And आप लोगों ने बहुत सारे myths को बस्ट किया है और हमको बहुत सारी चीज़ों में ये बताया है कि हम लोग कैसे अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर इम्यूनिटी। और जो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में इतने मैसेजेस आ रहे हैं उनको हम लोग ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उनसे हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स। सो एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे, डॉक्टर चंचल? I want to thank Family First team for giving us a platform at which we, all the different pathy doctors or panelists are here, and we can give our suggestions to our patients so that everyone is, very much informative about the things, what are actually myths and what are the things which we should follow. So we are very grateful to Family First. And I would like to say to all the persons who are watching this live that you should stay healthy and happy, but be wise before following any of the messages or any of the information which we are getting nowadays through social media. So first follow a doctor, first have a proper consultation regarding that, and then follow it. And for the benefit of the members, जितने भी हमारे members हैं, you can all avail the consultation with Dr. Chanchal, Dr. Mehta, and Shivani, and all the doctors in our panel. The first consultation is free with all the doctors. And Dr. Mehta, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? Thank you for gracing the platform. Yeah, first of all, I'll thank you to you, Dr. Harshita, कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और इनने पैनलिस्ट को आपने हमें रखा. And That's I'm my ready to pleasure, thank Dr. you Mehta. to Family First also. And I would like to thank the Family First कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ और उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, और किया भी है जो आज हमने. एंड मेरी पहली जो कंसल्टेशन फैमिली फर्स्ट के लिए रहेगी, दैट इज फ्री फॉर ऑल. जो भी मेरे पास कोई फैमिली फर्स्ट से कार्ड से रिलेटेड कोई भी आते हैं तो मेरी पहली फर्स्ट कंसल्टेशन उनको जो रहेगी, दैट विल बी फ्री फ्रॉम माय साइड. So this is the thing. Thank you, Dr. Mehta, for giving us that privilege कि आप हमारे जो भी हमारे members हैं जो हमारे साथ enrolled हैं उनको आप ये benefit दे रहे हैं. And Shivani, how about you? ये last tip would be you really need to move yourself, stay hydrated, eat foods which build your immunity, because immunity doesn't build in single day or in 2 days. It is something, it's a lifestyle. You build your immunity slowly and gradually. So eat healthy, move yourself, stay hydrated, and always check Family First post, because it is flooded with so much of knowledge. So yeah, keep on following that. And thank you so much, Dr. Harshita. Thank you so much, Family First, for having me here. And I'll be happy to give a free consultation to all the members of Family First. I would love to, tell them how to change their lifestyle. I would love to help them transform from, not so fit to a fitter, themselves. So yeah, I'll definitely help in that. And thank you so much, Dr. Harshita, for giving the platform. Thank you, Shivani. Thank you, Dr. Chanchal. And thank you, Dr. Mehta, once again for extending all your support and your knowledge to the Family First members, and looking forward for more sessions so that we can break the common myths. और जो सोशल मीडिया से जो हमको बेनिफिट के अलावा जो हमको हार्म हो रहे हैं regarding our health, we can overcome those problems. So I would request all of you to stay tuned. Every week we will be coming with some myth breaker. Same time at 8:30 in the evening on Saturdays. So book your time for next show. Thank you. Thank you very much, Dr. Harshita. Thank you. And thank you so very much. And for our members, our next myth breaker would be recurrent UTI. ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये बार बार कुछ लोगों को होता है और बहुत कॉमन मिथ्स हैं. इसके साथ इतनी सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं.
कि पब्लिक बाथरूम यूज करने से यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, पानी ज्यादा कम पीने से हो जाता है, हजारों मिथ हैं. वी वुड बी ब्रेकिंग ऑल दोज मिथ एंड विद डिफरेंट पैथीज, कि डिफरेंट पैथीज से हम उस मिथ्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं एंड हाउ टू प्रिवेंट द रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you. Thank you. थैंक यू.